मैं महेंद्र यादव शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा था और उसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया था। आज का अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखो, मान लेते हैं कि ये एक माइनस का क्यू आवेश है और यहाँ ये माइनस का क्यू आवेश है, एक प्लस का क्यू आवेश है। इसको मैं नाम दे देता हूं कि बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश रखा है और बिंदु बी पर प्लस का क्यू आवेश रखा है और इन दोनों के बीच में अति अल्प दूरी है और जिसको हम 2a कह देते हैं। तो परिमाण में दो समान व विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर रखे हुए हो तो इस युग्म को तो विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है वो इनकी अक्षीय रेखा कहलाती है और जो इनका मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु से जाने वाली जो लंबवत रेखा है, यानी अक्षीय रेखा के लंबवत मध्य बिंदु से जो जाने वाली रेखा है, इसको निरक्षीय रेखा कहते हैं। और हमें निकालना भी यही है कि निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो देखो, मान लेते हैं कि इसका जो ये बिंदु O है, O बिंदु से R दूरी पर स्थित कोई एक बिंदु P है। फिर से सुनना कि विद्युत द्विध्रुव के बिंदु O से, इनका मध्य बिंदु O है, यहां से निरक्षीय रेखा पर R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है और हम इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। इसके लिए देखो, हम क्या करते हैं कि जो माइनस का क्यू आवेश है, इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। फिर प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं और इन दोनों का वेक्टर सम कर देते हैं, यानी सदिश योग कर देते हैं, क्योंकि एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र और सदिश योग करने से जो रिजल्ट आता है वो इसकी निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो इसके लिए देखो, ये जो माइनस का क्यू आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो मैं इससे ये मिला देता हूं लाइन को। तो यहां देखो, जहां पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस पॉइंट के ऊपर हम परीक्षण आवेश को रख देते हैं। और परीक्षण आवेश क्या होता है? ये बहुत ही अति अल्प धन आवेश होता है। अब ये देखो, यहां से जो माइनस क्यू आवेश है और ये जो प्लस का क्यू नॉट अति अल्प आवेश है, परीक्षण आवेश है, तो ये परीक्षण आवेश को अपनी तरफ खींचेगा और अपनी तरफ खींचेगा, यानी फोर्स किधर लगेगा? बल माइनस क्यू की तरफ है और माइनस क्यू की तरफ बल लगेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी माइनस क्यू की तरफ ही होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा ये वाली दिशा होगी। और इसको मैं से लिख देता हूं कि E विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से निकाल रहे हैं? माइनस क्यू आवेश के कारण। तो हमने यहां पर ये माइनस का क्यू आवेश रख दिया है। ऐसे ही देखो, हम प्लस क्यू आवेश के कारण भी यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो प्लस क्यू आवेश है वो इस परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट को प्रतिकर्षित करेगा तो इसके ऊपर बल किधर लगेगा? बाहर की तरफ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बल की दिशा भी अगर उधर ही है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की भी दिशा उधर ही होगी। क्यों? क्योंकि जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, E बराबर होता है F अपॉन क्यू नोट होता है, यानी F वेक्टर और यहाँ E वेक्टर। जो F वेक्टर की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है? E वेक्टर की होती है। तो यहाँ जो प्लस के आवेश है, इसके कारण इसके ऊपर जो बल लगेगा, इस बल की दिशा ये होगी और जो बल की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो ये वाली दिशा होगी, ये हो जाएगी E। विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से आ रहा है? प्लस क्यू की वजह से। तो हम यहाँ पर ये प्लस का क्यू लिख देते हैं, ये आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर सिमेट्री से ये वाला जो सेंटर पॉइंट था और यहाँ का ये जो बिंदु P था, अब सेंटर पॉइंट से और यहाँ इस डिस्टेंस पे ये वाला डिस्टेंस AP और BP दोनों सेम है, यानी यहाँ से A और P की लेंथ अगर मैं L मान लेता हूं तो ये B और P की जो लेंथ है ये भी कितनी होगी? L होगी। और यहाँ से और यहाँ तक की टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है? 2a। तो ये भी L हो और ये भी L हो
तो और ये यहाँ का जो परपेंडिकुलर जा रहा है बीच में से, वो इसके यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए अगर ये एंगल थीटा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब देखो इधर वाला एक एक्सिस तो ये है, ये एक परपेंडिकुलर होता है। ऐसे हम एक ऐसी एक क्षैतिज रेखा मानते हैं ये वाली। तो ये जो क्षैतिज रेखा है इसके लिए देखो ये इधर तो आ रहा है ई माइनस क्यू, और जो ये वाला एरो है इधर जा रहा है ई प्लस का क्यू। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, यहां से देखो ये एंगल भी, क्या ये एकांतर कोण होंगी। अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। इधर देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है कि इस लाइन से ये थीटा बना रहा है, तो यहां पर देखो इसमें भी इस लाइन से ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर लाइन है। तो अगर इस लाइन से भी ये यहां भी थीटा बनाता है तो इससे ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। इसको फिर से देखना कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है और ये ऐसे जा रहा है। अगर यहां पर ये थीटा बनता है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। ऐसे ये है, एक लाइन तो ये थी और इसी के पैरेलल ये वाली जा रही है और ये लाइन ऐसे काट रही है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये वाला कैसे बना है, इस तरीके से कि अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो ये जेड बन रहा है तो ये थीटा है, ये भी थीटा आ गया यहाँ पर। अब ये देखो E माइनस क्यू है, इसकी दिशा तो इधर आ रही है, और जो E प्लस क्यू आवेश है इसकी दिशा ऊपर की तरफ जा रही है। और जो हमारा लास्ट टारगेट है वो ये कि इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि कितना होगा नेट। तो उसके लिए देखो हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो यहां इसके अंदर ये हमें पता है कि जो थीटा होता है, जैसे हमने ये पढ़ा था कि इधर x है इधर y है और ये r दे रखा है और ये थीटा है। तो यहां तक का ये r वेक्टर होता है। तो इससे हम ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं। तो अगर इधर r वेक्टर है तो इसका इधर घटक कितना होता है, r कोस थीटा, यानी जो थीटा होता है उसको हमें कोस लेते हैं, और जो r कोस थीटा है इसका परपेंडिकुलर r साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा r साइन थीटा। ऐसे ही इसके अंदर देखो ये वाला बन रहा है, इधर तो जा रहा है E प्लस क्यू, तो E प्लस क्यू ये ऐसे दिख रहा है हमें, देखो ऐसे है और इस तरीके से ये वाला, और इधर जा रहा है ये E प्लस का क्यू, और इधर दिया हुआ है ये एंगल थीटा। ध्यान देना ये वाली जो लाइन है वो तो ये लाइन है, और इधर जो जा रहा है ये E प्लस क्यू है, ये वाली एक्सिस है। यानी इसको हम अगर एक्स एक्सिस कहें और इसको हमें वाई एक्सिस कहें, तो E प्लस क्यू जो थीटा होता है वो वाला कंपोनेंट कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, E प्लस क्यू कोस थीटा। अगर ये कोस थीटा है तो इसका जो कोस थीटा का लंबवत वाला घटक कौन सा हो जाता है, E प्लस क्यू साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि अगर ये E प्लस क्यू है तो इधर का जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा E प्लस क्यू कोस थीटा। अगर ये E प्लस क्यू कोस थीटा है तो जो ऊपर वाला है ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, इधर का E प्लस क्यू साइन थीटा। ये हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखो यानी हमने E प्लस क्यू है इसको तो हमने घटकों में वियोजित कर लिया है। ऐसे ही हम E माइनस क्यू है इसको भी घटकों में वियोजित कर लेते हैं। और E माइनस क्यू को भी ध्यान से देखना, इधर ये वाला दिख रहा है हमें ऐसे, ये वाली लाइन है, हमने ये लाइन खींच दी है, और जो ये वाली लाइन है वो हमने ऐसे यहाँ पर शो कर दिया है। ये इधर वाला है E माइनस क्यू, ऐसे दिखा रखा है E माइनस का क्यू है, और ऊपर से ये एंगल कितना बना हुआ है, थीटा। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, जिधर थीटा होता है वो वाला कंपोनेंट तो कोस थीटा होता है, और जिधर थीटा नहीं होता है वो वाला साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर E माइनस क्यू थीटा है तो कोस थीटा, और जो ये कोस थीटा इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। तो इसको हम इसके अंदर कैसे शो कर सकते हैं कि देखो नीचे वाला जो कंपोनेंट आया है वो तो निकल के आ रहा है E माइनस क्यू साइन थीटा, और इसके जो ऊपर वाला ये इधर वाला जो कंपोनेंट है वो कितना निकल के आ रहा है, E
माइनस का क्यू कोस थीटा। अब इसके अंदर हमारे जो रिजल्टेंट कंपोनेंट आए हैं उनको हम अलग से शो कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे कंपोनेंट ये बने हैं। तो इसको मैं ऐसे कहूं कि जो ये वाला पॉइंट है इसके लिए देखो, ये जो पॉइंट P था, इस पॉइंट पर एक तो ऊपर की तरफ विद्युत क्षेत्र जा रहा है, वो कितना जा रहा है, एक E प्लस क्यू साइन थीटा, और इसके नीचे की तरफ कौन सा विद्युत क्षेत्र जा रहा है, E माइनस क्यू साइन थीटा। हमने वर्टिकल डायरेक्शन वाले दोनों ही कंपोनेंट यहां शो कर दिए। ऐसे ही हम एक्स अक्ष है या जो हॉरिजॉन्टल है इसके भी जो कंपोनेंट हैं उनको भी शो कर देते हैं। तो इधर वाले देखो, इधर कौन सा विद्युत क्षेत्र जा रहा है, जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इधर देखो, एक तो कौन सा जा रहा है, E माइनस क्यू कोस थीटा, तो हम ये लिख देंगे कि E माइनस क्यू कोस थीटा, और दूसरा और इधर कौन सा जा रहा है, E प्लस क्यू कोस थीटा, तो ये इधर वाला एक और बन जाएगा E प्लस का क्यू कोस थीटा। अब इसके अंदर देखो, ये प्लस का क्यू आवेश था, ये माइनस का क्यू आवेश था, परिमाण तो दोनों का सेम था। यहां से और यहां तक की जो लेंथ है वो भी L है, और यहां से और यहां तक की जो लेंथ है इसकी भी कितनी थी, L ही थी, दोनों की लंबाई भी सेम थी यहां से। तो प्लस क्यू के कारण, और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको हमने E प्लस क्यू से डिनोट किया था, तो E प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो E प्लस क्यू बराबर होता है कि कौन से आवेश की वजह से निकालना चाहते हैं, क्यू की वजह से, तो जिसकी वजह से निकालते हैं उसका परिमाण लिखते हैं, तो क्यू बटा बीच की दूरी कितनी है, यहां से हम यहाँ बिंदु P पर निकालना चाहते हैं, तो ये बीच की दूरी कितनी है, L, तो हम इसको L का स्क्वायर कर देंगे। अब हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, ये मोड लेके चल रहे हैं, तो E प्लस क्यू का जो मोड है के क्यू अपॉन L स्क्वायर आया है। ऐसे ही देखो, हम E माइनस क्यू वाले का भी निकालना चाहते हैं, तो E विद्युत क्षेत्र किसका निकालते हैं, माइनस क्यू आवेश का, और इसका भी हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, तो वो कितना आ जाएगा कि जो जिस आवेश से निकालना है उसका परिमाण लेते हैं, तो माइनस क्यू का परिमाण कितना हो जाएगा, प्लस का क्यू होगा, तो हम यहाँ पर प्लस का क्यू लिख देते हैं बटा कितनी दूरी पर हमें निकालना है, यहाँ से यहाँ तक L पर, तो L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये L स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखो, E प्लस क्यू का जो परिमाण है वो भी के क्यू अपॉन L स्क्वायर है, और E माइनस क्यू का जो परिमाण है वो भी कितना है, के क्यू अपॉन L स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको E नाम दूं तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, फिर E हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो दोनों का हम एक ही नाम दे देते हैं E। तो अब मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि E प्लस क्यू है वो भी E के बराबर है, और E माइनस क्यू है वो भी किसके बराबर है, E के, और E की वैल्यू क्या रहेगी, के क्यू अपॉन L स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर जो E प्लस क्यू कोस थीटा है तो इसको E लिख सकते हैं, और यहाँ E माइनस क्यू है इसको भी क्या लिख सकते हैं, E कोस थीटा, और यहाँ पर देखो E प्लस क्यू साइन थीटा है तो इसको E साइन थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर E माइनस क्यू साइन थीटा था इसको भी क्या लिख सकते हैं, E साइन थीटा। अब यहाँ ये देखो, E साइन थीटा और E साइन थीटा दोनों सेम ही है, लेकिन एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा वाला नीचे की तरफ जा रहा है। यानी मैं ये कहूं कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर जितना फोर्स ऊपर लग रहा हो उतना ही फोर्स नीचे लग रहा हो, यानी वो पार्टिकल कहीं भी मोशन नहीं करेगा, यानी उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही यहाँ पर है कि जितना विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ जा रहा है उतना का उतना ही विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ जा रहा है, तो यानी इस पॉइंट के ऊपर टोटल विद्युत क्षेत्र कितना हुआ, जीरो होगा। तो इसको हम इस तरीके से भी कह देते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देता है। लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितना विद्युत क्षेत्र ऊपर जा रहा है उतना का उतना ही विद्युत क्षेत्र नीचे जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में हमें कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं दिखेगा। लेकिन देखो, इस डायरेक्शन की मैं बात करूं तो इधर तो कोई जा ही नहीं रहा, तो इधर वाले को तो कैंसिल करने वाला है नहीं। E cos थीटा ये भी इधर जा रहा है, एक E cos थीटा ये भी इधर जा रहा है, तो इस वाले डायरेक्शन में टोटल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ऐसे लिखो E कुल विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से निकाल रहे हैं हम, निरक्षीय रेखा पर, तो E निरक्षीय कितना हो जाएगा, E cos थीटा और एक E cos थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2E cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2E cos थीटा, ये हमने लिख दिया है। ध्यान देना, जो लास्ट इन कंपोनेंट से जो हमें निष्कर्ष मिला है अब तक, वो निष्कर्ष ये निकल के आया है कि इसकी और इसकी वजह से
जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में आ रहा है और इस वाली डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र आ रहा है, तो ये कौन सी दिशा है? पहले तो हम ये फिक्स करते हैं। देखो हमने पहले ये पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं? P से। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। तो इधर लिखा है माइनस और इधर क्या लिखा है? प्लस। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा किधर हो जाएगी? ये वाली दिशा। और ये वाली दिशा है तो इसके अंदर जो एकांक सदिश है उसको हमें किससे लिखना चाहिए? P कैप से। तो फिर इधर वाली दिशा के लिए हमें क्या बोलना चाहिए? माइनस का P कैप। तो यहां पर आ जाएगा जो इधर वाली दिशा है इसको मैं माइनस का P कैप कह सकता हूं। फिर से ध्यान देना कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा माइनस से प्लस होती है, तो इस दिशा में तो P कैप, और इसके अगर हम विपरीत दिशा में जाते हैं तो माइनस का P कैप आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों की वजह से हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे और उनके घटक लेकर के, और लास्ट हमें ये पता चला था कि ऊपर वाले घटक ये तो कैंसिल कर देते हैं, केवल 36 घटक बचते हैं, और 36 में भी परिणामी जो घटक आ रहे हैं वो उस दिशा में जा रहे हैं सारे, यानी रिजल्टेंट इधर आ रहा है। और तो मैं ये कह सकता हूं कि विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में गया? इस वाली दिशा में, और इस वाली दिशा को हम क्या कह सकते हैं? माइनस का P कैप। तो अगर मैं यहां पर वेक्टर लगाना चाहूं तो फिर मुझे यहां डायरेक्शन के लिए क्या दिखाना चाहिए? ब्रैकेट में माइनस का P कैप दिखाना चाहिए। जो विद्युत क्षेत्र है वो माइनस P कैप डायरेक्शन में जा रहा है, ये हम कह सकते हैं। तो इसको हम आगे डेरिवेशन को और सोल्व करते हैं। यानी मैं ये कहूं कि जो ई निरक्षीय का मान कितना निकल के आया है? 2, यानी जो हमारे पास आया था वो ये था E cos थीटा प्लस E cos थीटा, और इसको अगर हम ऐड कर देते हैं ई निरक्षीय और 2E cos थीटा। अगर हम यहाँ डायरेक्शन की भी बात करें तो अगर मैं यहाँ वेक्टर लगा देता हूं तो यहाँ मुझे क्या लगाना चाहिए? माइनस का P कैप लगाना चाहिए। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें E की वैल्यू रखनी है और cos थीटा की वैल्यू रखनी है, वो लास्ट हमारा आंसर आ जाएगा इससे। तो E की वैल्यू अभी हम देख चुके थे, कितनी आई थी? KQ/L²। ये तो E की वैल्यू आई थी, और हमें दूसरी वैल्यू किसकी चाहिए? cos थीटा की। तो हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू क्या है वो देखो। cos थीटा के लिए इन दोनों में से हम कोई भी एक त्रिभुज को ले लेते हैं। अगर ये थीटा है, तो थीटा के सामने का क्या होता है? लंब। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने का क्या होता है? कर्ण। और ये हम जानते हैं लाल बटा कक्का से। हमें चाहिए क्या? cos थीटा, और साइन होता है, और अगला क्या होता है? cos। और cos के लिए क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और ये इसका क्या था? आधार। ये देखो यहां तक का टोटल 2a था, तो फिर उसका आधा कितना बचेगा? a बचेगा। इसीलिए तो हमें ये 2a मान के चलते हैं, ताकि वो आधा करते हैं तो डेरिवेशन इजी हो जाता है, a आ जाता। अगर हम इसको कंप्लीट को a मानते तो ये क्या बन जाता? a/2। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, आंसर तो सेम उससे भी आते हैं। तो ये आधार तो है इसका a, और इसका जो कर्ण है वो कितना दे रखा है? L। या फिर मैं L की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी बनेगी? ये जो कर्ण है, पहले तो हम लिख लेते हैं इसको आधार। तो आधार की वैल्यू तो है a, और कर्ण की वैल्यू कितनी है? L। और ये इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड है, और ये इक्वेशन कौन सा है? थर्ड। समीकरण 1 में 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में दोनों मान रख देते हैं। तो E निरक्षीय बराबर 2, और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? KQ/L²। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A/L। और जो आगे क्या लिखा ब्रैकेट में? माइनस का P कैप।
पी कैप का मतलब पी की दिशा और माइनस यानी उसके विपरीत दिशा में हम बात कर रहे हैं। यहां पर ये देखो, ये इसको हम आगे और क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर निरक्षीय इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2k q a अपॉन एल स्क्वायर और एल, ये कितना बनेगा एल क्यूब। तो इसको मैं लिखूंगा ये एल क्यूब और यहां जो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का पी कैप आ जाएगा। आगे इसको हम और सोल्व कर लेते हैं। देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एल की, तो एल का मान अगर हमें मिल जाएगा तो उसको भी हम पुट कर देंगे तो ये आगे और इजी हो जाएगा। तो एल की वैल्यू के लिए हम इस ट्राइंगल का यूज करते हैं। तो त्रिभुज ए और ये बिंदु ओ था, ये बिंदु पी है, तो ए पी ओ में क्या होगा, देखो थीटा के सामने का लंब 90 डिग्री के सामने का कर्ण और ये क्या है आधार, और जो कर्ण स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, लंब ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाँ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पर देखो कर्ण की वैल्यू क्या दे रखी है एल, तो जो एल का स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, और लंब कितना है यहाँ से यहाँ तक का आर माना था हमने, तो आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या मान रखा है ए मानना है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से एल की वैल्यू निकालना चाहें तो ये बन जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा अंडर रूट। और अगर हम इसको भी लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब ही कितना होता है, इसकी पावर 1/2। हम ये रख सकते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं करना, ये वाली वैल्यू यहां रख देते हैं। ये देखो आगे कि एल का मान रखने पर, एल का मान रख देते हैं तो ये क्या बनेगा, ई निरक्षीय वेक्टर इक्वल टू 2k क्यू और ये ए एल क्यूब, एल की वैल्यू कितनी है ये वाली आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी दे रखी है 1/2, और इसकी भी पावर कितनी करनी है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 और इंटू माइनस का पी कैप, ये डायरेक्शन साथ चल रही है। इसके अंदर एक कंडीशन और है, देखो ये हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, किसी भी एक आवेश का परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी, और हमने स्टार्टिंग में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या माना था 2a। तो जहां पर भी q इंटू 2a हमें दिखता है उसकी जगह हम P, और P क्या है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव नहीं है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इनमें डिफरेंस है। विद्युत द्विध्रुव तो इस प्रकार के जोड़े को कहते हैं, और इनको Q को और 2a को मल्टीप्लाई करें जो क्वांटिटी आई है उसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा है। तो यहाँ देखो Q रहा और ये 2 रहा, तो इस 2 को अगर इसके साथ शामिल करेंगे तो ये तीनों क्या बन जाएंगे, ये वाले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बनेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा E निरक्षीय इक्वल टू ये K और 2QA, इसको क्या लिख देंगे P बटा ये R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। यहां इसके ब्रैकेट में क्या है माइनस का P कैप आ जाएगा। अब ये जो हमने अक्षय में भी की थी ये कंडीशन कि जो यहाँ A है वो बहुत ही स्मॉल होता है, A बहुत ही स्मॉल है तो उसका जो स्क्वायर करेंगे वो और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, और आर स्क्वायर के अंदर इतनी स्मॉल क्वांटिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यानी हम ये कह सकते हैं कि A है ये A बहुत स्मॉल राशि है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो A स्क्वायर है ये लगभग किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, यानी मैं ये कह सकता हूं कि A स्क्वायर लगभग ही 0 के बराबर है। तो फिर हम आर स्क्वायर में A स्क्वायर को जोड़ भी देंगे तो भी हमें क्या ही मिलने वाला है, आर स्क्वायर ही मिलने वाला है। तो हम इसको कर लेंगे, देखो इसको हम क्या कर सकते हैं ये
कि जो आर स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है, ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि ए बहुत स्मॉल है, इसलिए ए स्क्वायर लगभग किसके बराबर होता है? 0 के बराबर है। तो हम इसको आगे क्या लिखेंगे? ई निरक्षीय वेक्टर इक्वल टू के पी। तो ये के रहा, ये पी रहा, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख देंगे? आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर की पावर 3/2 दिया हुआ है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? माइनस का पी कैप। तो यहां जो ई निरक्षीय है, ई निरक्षीय वेक्टर इक्वल टू के पी, और स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, ये बटे में 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आर की पावर क्या बच जाएगा? 3, और यहां क्या बचेगा? माइनस का पी कैप। तो देखो रिजल्ट क्या आया है कि जो निरक्षीय पर विद्युत क्षेत्र होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में होता है। ये इसका रिजल्ट आता है लास्ट। तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Kp/r3 और उसकी डायरेक्शन माइनस का P कैप होती है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब भी आप देखते हो तो इधर माइनस क्यू होता है और इधर क्या रखा जाता है? प्लस क्यू। आप ये सोच सकते हो कि अगर हम प्लस कर दें तो क्या होगा? तो अगर आप यहाँ प्लस मान लेते हो और यहाँ माइनस रखते हो तो भी यही आंसर आने वाले। इससे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा आंसर के अंदर। तो आप चाहे यहाँ रखो माइनस को, चाहे यहाँ प्लस का रखो, आप यहाँ प्लस का रख के एक बार इसको सोल्व कर लेना, यही रिजल्ट आएगा। तो दोनों ही ठीक है, आप किसी से भी करो चाहे। और इससे पहले जो हमने कल पढ़ा था वो ई अक्षीय पर आया था, और ई अक्षीय पर कितना निकल के आया था? 2Kp/r3, और ये क्या था? पी कैप। तो इन दोनों का डिफरेंस ये होता है, अगर हम अक्षीय पर कहीं बिंदु पर निकालते हैं तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही होता है, जबकि निरक्षीय के लिए क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है। अगला डिफरेंस जो अक्षीय है, अक्षीय पर निरक्ष का 2 गुना होता है। देखो निरक्ष पर कितना है? Kp/r3। तो Kp/r3 तो इसमें भी है, लेकिन अक्षीय वाला है वो निरक्षीय का कितना गुना है? 2 गुना होता है। ये इन दोनों में रिलेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिंदु P है वो सेम ही दूरी पर रखा हुआ हो, तब अक्षीय पर हमें 2 गुना विद्युत क्षेत्र मिलता है। बाकी आगे इसका जो टॉपिक है वो ये होगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण। अपना अगला ये टॉपिक है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। देखो एक समान विद्युत क्षेत्र, जैसे मैं ये कहूं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 2 न्यूटन पर कूलम है, और यहाँ देखता हूं तो भी मुझे 2 न्यूटन पर कूलम ही दिखता है। इस जगह देखता हूं तो भी 2 न्यूटन पर कूलम, यहाँ देखता हूं तो भी 2 न्यूटन पर कूलम, यहाँ देखता हूं तो भी 2 न्यूटन पर कूलम दिखता है। यानी प्रत्येक पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र मुझे 2 न्यूटन पर कूलम, यानी एक पॉइंट पे जो क्वांटिटी है, यानी जो वैल्यू है विद्युत क्षेत्र की, वही वैल्यू प्रत्येक पॉइंट पर हो, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। एक समान विद्युत क्षेत्र जा रहा है, उस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रख देते हैं तो उसके ऊपर कितना बल और बल आघूर्ण लगता है वो हमें निकालना है। तो यहाँ मैं बनाता हूं कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये लाइनों के बीच में जो गैप है वो एक समान होना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें यही पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र एक समान है या असमान है। अगर लाइनों में अगर गैप बहुत कम है वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, और जहां गैप कम हो गया वहां विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। तो ज्यादा और कहीं कम हो जाएगा तो वो असमान विद्युत क्षेत्र होगा। इसलिए एक समान विद्युत क्षेत्र को ग्राफ यानी लाइंस के रूप में शो करने के लिए लाइनों के बीच में गैप एक समान रखना है। अगर इन लाइनों के बीच में गैप एक समान दिख रहा है तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो ये विद्युत क्षेत्र है वो एक समान विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। जैसे विद्युत द्विध्रुव की एक माइनस का क्यू आवेश है और दूसरा प्लस का क्यू आवेश है।
दोनों का परिमाण समान है लेकिन प्रकृति विपरीत है, यानी चिन्ह विपरीत है, और दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है। तो ये एक विद्युत द्विध्रुव है। तो मैं क्या करता हूं कि इस विद्युत द्विध्रुव को यहां से उठा करके और उसको इसके अंदर रख देता हूं। रखने के बाद हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर क्या प्रतिक्रियाएं होती है, यानी कितना तो बल लगता है और कितना बल आघूर्ण लगता है इसके ऊपर, यह हमें पता करना है। तो देखो, मान लेता हूं कि जो विद्युत द्विध्रुव है इसको हम विद्युत क्षेत्र में किसी थीटा कोण पर रख देते हैं। तो यहां ये वाला आवेश है माइनस का Q, बिंदु A है, ये इसका बिंदु B है ये वाला, और ये A है। तो बिंदु जो B है, इस बिंदु B पर आवेश रखा हुआ है वो है प्लस का Q। तो प्लस का Q आवेश तो बिंदु B पर रखा हुआ है, माइनस का Q आवेश है वो बिंदु A पर रखा हुआ है। जी सर। और हम इस विद्युत द्विध्रुव को ये मान लेते हैं कि जो ये विद्युत क्षेत्र जा रहा है ऐसे, इसे थीटा कोण बनाता है। अगर इससे थीटा बनाएगा तो इस लाइन से भी कितना एंगल बनेगा? थीटा ही बनेगा। इससे भी हम थीटा दिखा सकते हैं और इससे भी कितना बनेगा? थीटा एंगल बनेगा। तो ये सभी से थीटा बन रहा है, तो हम केवल इस थीटा को शो कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं यहाँ पर। तो इसके ऊपर ये देखो कि विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर कैसा आवेश रखा हुआ है? प्लस का आवेश रखा है, और इधर कैसा आवेश रखा है? माइनस का। तो विद्युत क्षेत्र किधर जाता है? प्लस से निकलता है और माइनस की तरफ चला जाता है। तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है इधर, तो प्लस से विद्युत क्षेत्र निकल करके माइनस की तरफ जाता है। तो यहाँ इधर प्लस आवेश, इधर माइनस आवेश है। तो जो ये प्लस का आवेश है वो इस प्लस क्यू आवेश को किधर भेजेगा? अपनी तरफ खींचेगा या इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा? तो यहाँ ये देखो कि ये भी प्लस है और प्लस क्यू, यानी ये भी प्लस का है। समान समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसलिए जो ये प्लस का क्यू आवेश है वो इधर गति करेगा। इधर गति करेगा यानी हम ये कहेंगे कि इधर इस दिशा में इसके ऊपर एक बल लगा है, और वो बल है F बराबर Q इंटू E। ये बल लगा है। ये आया कहां से? ये हमने पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होती है? F अपॉन Q नोट। कि अगर यहाँ परीक्षण आवेश Q नोट होता तो यहाँ Q नोट रखा गया था। अब यहाँ पर जो Q रखा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? Q। तो हमें बल का मान निकालना है, तो Q को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इंटू E मिलकर के, और ये क्या बना देगा? F। तो यहाँ इस आवेश पर जो लगने वाला बल है उसका मान Q इंटू E होगा। अब ये देखो कि इधर ये किसकी दिशा है? विद्युत क्षेत्र E की दिशा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, और बल भी किधर लग रहा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लग रहा है। यानी E वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किसकी होगी? बल की डायरेक्शन होगी, क्योंकि जो प्लस क्यू आवेश है ये इधर की तरफ आ रहा है। अब आगे हम बात करें माइनस क्यू आवेश के लिए, तो ये प्लस का आवेश है इधर, और ये क्या है? माइनस का। तो ये प्लस वाले माइनस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तो जो माइनस का क्यू आवेश है वो प्लस वाले की तरफ जाएगा। तो इसके ऊपर इधर की तरफ एक बल लगेगा, और वो बल कितना होगा? तो उस बल की वैल्यू भी हम इससे निकाल लेते हैं, E बराबर F अपॉन Q। तो E वेक्टर कितना हो जाएगा? ये यहां से F बराबर कितना हो जाएगा? Q इंटू E। क्योंकि यहाँ बल का हम परिमाण लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा F, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, F बराबर Q इंटू E, ये आएगा। लेकिन ध्यान दो, अगर ये E वेक्टर में लगाता हूं तो यहाँ F के ऊपर भी वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? जो E की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन हो गई? F की। लेकिन इसके ऊपर ध्यान देना, E किधर जा रहा है? इस दिशा में E गया है, जबकि ये प्लस ये माइनस, माइनस को किधर खींच रहा है? इस दिशा में। तो इधर किसकी दिशा है? बल की दिशा है। तो E और F दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में है तो इसको शो करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा देते हैं? माइनस का। तो ये माइनस यहाँ पर क्या शो कर रहा है? जो E की दिशा है उसकी उल्टी दिशा किसकी होगी? बल F की दिशा होगी। तो यहाँ पर देखो, प्लस Q के ऊपर तो Q E वेक्टर फोर्स लग रहा है, माइनस Q आवेश के ऊपर माइनस का Q E वेक्टर फोर्स लग रहा है। डायपोल जो विद्युत द्विध्रुव है इसमें दो आवेश होते हैं, दोनों आवेशों पर
लगने वाले बल को हमने शो कर दिया है। अब हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर नेट यानी टोटल फोर्स कितना लगा। तो हम इन दोनों फोर्स को ऐड कर देते हैं तो वो कितना आता है। तो F नेट फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, देखो F ये किसके लिए था, प्लस के आवेश के ऊपर लगने वाला फोर्स है, और ये किसके ऊपर था, माइनस के आवेश पर लगने वाला फोर्स। तो ऐसे लिख दूं कि प्लस के आवेश पर लगने वाला फोर्स प्लस F माइनस ये प्लस के ऊपर लगने वाला फोर्स और ये माइनस के आवेश पर लगने वाला फोर्स। तो यहां से F नेट यानी टोटल कितना बल लगेगा वो हम देखना चाहते हैं। तो प्लस क्यू के कारण कितना फोर्स लग रहा था, Q इंटू ई वेक्टर, फिर प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी माइनस का Q इंटू ई वेक्टर। तो F नेट बराबर हो जाएगा Q ई वेक्टर माइनस का Q इंटू ई वेक्टर। Q ई वेक्टर प्लस का Q ई वेक्टर माइनस का एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, जीरो। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर टोटल बल कितना लग रहा है, जीरो। ये याद रखना है। तो किसी के ऊपर अगर टोटल फोर्स ही जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा तो वो गति नहीं करेगा तो उसके अंदर विस्थापन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से हमने इसको जहां रखा है वो वही होता है, ये रेखीय गति नहीं करता यानी विस्थापित नहीं होता है, ये यहीं के यहीं रहेगा, यहां से चल के यहां नहीं आ सकता। विस्थापित होने के लिए क्या जरूरी है, उसके ऊपर नेट फोर्स लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ इसके ऊपर नेट फोर्स नहीं लग रहा। मतलब क्या हुआ, एक फोर्स जितना उधर लगा उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, इसलिए ये रेखीय गति नहीं कर रहा है। अब आगे हम ये निकालेंगे कि इसका बल आघूर्ण कितना होगा, तो उसी के साथ ये टॉपिक खत्म भी हो जाएगा। देखो मैं बल आघूर्ण का थोड़ा सा जिक्र करूं कि बल आघूर्ण क्या होता है। जैसे ये कोई एक छड़ है, एक फोर्स मैं यहां लगा दूं और इतना ही मैग्नीट्यूड का एक फोर्स मैं इधर लगाऊं तो दोनों तरफ फोर्स ऐसे लगेंगे तो ये घूर्णन गति करेगा और इसको हम बल आघूर्ण कहते हैं यहाँ पर। और यानी किसी भी, जैसे ये वाली एक रोड है, एक फोर्स इधर लग रहा है F, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी F है। तो दो बल परिमाण में समान हो और उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हो तो इसे कहते हैं बल युग्म लगना। फिर से ध्यान देना, कपल फोर्स बल युग्म। बल युग्म क्या है कि किसी एक लाइन के ऊपर दो फोर्स लग रहे हो, दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। एक नीचे लग रहा है, दूसरा वाला फोर्स उतने ही मान का ऊपर की तरफ लग रहा है और दोनों एक पॉइंट पर नहीं लग रहे, अलग अलग जगह पे लग रहे, तो उसे हम एक बल युग्म कहते हैं। और इस बल युग्म के कारण वो चीज रोटेट करने लग जाती है यानी घूर्णन करने लग जाती है। जैसे ये डस्टर है, एक फोर्स मैं यहां लगाऊं और इतना ही फोर्स मैं इधर लगाऊं तो ये अपनी जगह ऐसे रोटेट करने लग जाएगी। फिर कह रहा हूं रेखीय गति तो नहीं होगी, रेखीय गति नहीं होगी पर अपनी जगह घूर्णन गति होने लग जाएगी। ये वाली एक फोर्स यहां लगा, दूसरा वाला फोर्स ऐसे लगा और ये ऐसे रोटेट गति कर रहा है, लेकिन रेखीय गति नहीं करेगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो पहले ही आ चुका है। अब जो बल युग्म है, इस बल युग्म के कारण जो बल आघूर्ण होता है वो कितना होता है, तो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला है तो, और इसको मैं ऐसे लिखूं कि बल युग्म का बलाघूर्ण, बल युग्म का जो बलाघूर्ण है वो कितना होता है, तो बल का परिमाण कि दो बल लग रहे हैं, इसमें से किसी भी एक बल का परिमाण, किसी भी एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों के मध्य की दूरी, के मध्य की सीधी दूरी, ये वाला आएगा। इस फॉर्मूले पे फोकस करना कि दो फोर्स लग रहे हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, क्रिया रेखाएं भी अलग अलग हो, उसे कहते हैं बल युग्म।
और बल युग्म का जो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो ये होता है कि दोनों बलों में से किसी भी एक बल का परिमाण ले लो, और वो बल का परिमाण है F मान लेता हूं, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है। जैसे दोनों के बीच, इसको मैं पीछे बढ़ाऊं, इसको मैं ऐसे बढ़ाता हूं, तो ये बीच की दूरी है, मान लेता हूं कि जैसे 2a दूरी है, तो F इंटू 2a हो जाएगा। और इन दोनों का जो गुणनफल है वही क्या कहलाता है, बलाघूर्ण। और बलाघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, टो से यहाँ पर शो करते हैं। तो टो बराबर होता है बल गुणा बलों के मध्य की सीधी दूरी। तो अपने इस क्वेश्चन पे फोकस करना कि इस क्वेश्चन में जो बल लग रहे हैं वो किधर लग रहे हैं। ये वाला है कि ये तो विद्युत द्विध्रुव है, एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, यानी इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ऐसे है। एक बल तो इधर लग रहा है, वो बल है F बराबर Q इंटू ई वेक्टर, और यानी इनका मैं मोड ले लेता हूं तो F बराबर QE आ जाएगा। एक फोर्स इधर लग रहा था, F बराबर माइनस का QE था, लेकिन परिमाण लेते हैं तो क्या हो जाएगा, Q इंटू ई बनेगा। तो परिमाण में तो समान है, विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं, तो यहां पर क्या बन गया है, बल युग्म बन चुका है। और अब हम इस बल युग्म के कारण बलाघूर्ण निकालना चाहते हैं, और ये हमें पता है कि जो ये वाली विद्युत द्विध्रुव है इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 2a हमें दी हुई है। और जो ये वाली एक्सिस को अगर मैं पीछे बढ़ाता हूं तो ये भी दिया हुआ है कि ये एंगल भी कितना बनता है, थीटा बनता है। और इधर मैं इस लाइन को पीछे बढ़ाऊं ऐसे कि इधर फोर्स F, एक फोर्स इधर लग रहा है F, तो हमें इसका जो बलाघूर्ण चाहिए, बलाघूर्ण किसका है, बल युग्म का। बल युग्म का बलाघूर्ण बराबर किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण गुणा बीच की दूरी, बलों के बीच की दूरी, बलों के बीच की दूरी। तो यहां देखो बल ये है, एक बल ये है, तो इनके बीच की सीधी दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली, ये इनके बीच की सीधी दूरी है। इसको हमने ए बिंदु नाम दे रखा था, ये बिंदु बी था, और इसको हम मन से क्या नाम दे देते हैं, एन। और ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो बलाघूर्ण है टो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, किसी एक बल का परिमाण, बल को किससे लिख देते हैं, F हो गया। और इसका क्या चाहिए हमें, परिमाण, तो वेक्टर नहीं लगाया तो परिमाण ही है। बीच की दूरी, तो बीच की दूरी B इंटू एन, तो ये क्या लिखा जाएगा, BN, ये हम लिख देंगे। अब हमें F की वैल्यू तो पता है, Q इंटू E है, और किसकी वैल्यू चाहिए, BN की। तो यहाँ B और N की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो ये देखो, ये थीटा, थीटा के सामने क्या होता है, लंब। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का क्या होता है, करण। तो ये वाला करण हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, इसका आधार। हमें चाहिए क्या, BN, और BN हम यहां पर निकालना चाहते हैं। और हमें पता क्या है, यहां पर हमें इसका करण पता है। तो करण और लंब में कौन सा संबंध हो सकता है, ये देखो LAL बटा K साइन A होता है, तो इसका साइन थीटा वाला इसमें रिलेशन बनता है। तो लंब बटा करण, लंब और करण। तो मैं यहां पर ऐसे लिखूंगी, त्रिभुज ABN में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा करण। और इसका जो लंब है वो कितना दे रखा है, BN, और जो इसका करण है वो क्या है, AB। तो यहां से BN बराबर क्या बन जाएगा, AB 2a साइन थीटा, साइन थीटा। और यहाँ जो BN बराबर AB की वैल्यू कितनी है, 2a, तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। और जो ये BN का मान है वो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, और साथ में ही इसकी वैल्यू रख देते हैं F की। तो यहाँ टो बराबर कितना बनेगा, F की वैल्यू Q इंटू E, BN की वैल्यू 2a साइन थीटा। थीटा। देखो F बराबर Q
और 2a को इसके साथ लिख लेते हैं। 2a ये क्या है e, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। फिर टो बराबर, ये हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर किसी एक आवेश का परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी 2a। तो यहाँ टो बराबर कितना हो जाएगा P, और इसको क्या लिखेंगे E, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए तो टो वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हो जाएगा। और टो वेक्टर की जो दिशा है वो P वेक्टर और E वेक्टर के तल के लंबवत होती है। कि देखो इधर तो है, अगर इधर तो जा रहा है E वेक्टर, इधर जा रहा है P वेक्टर, तो P क्रॉस E, P की तरफ अंगुलियां रखते हैं, E की तरफ घुमाते हैं, तो जो अंगूठे की दिशा है वो टो की दिशा होगी। और अंदर की दिशा तो बोर्ड पे मैं अंदर नहीं दिखा सकता, उसको मैं इस तरीके से शो कर देता हूं। तो ये टो वेक्टर बराबर हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हो जाएगा। ये इसका लास्ट एंड है। थैंक यू।